हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आजकल वैसे एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा। अगर तो आपने इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो आपका वेलकम है इस वीडियो में। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ा होगा ना तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। और अगर आपने इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ी, यानी कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इंडियन पॉलिटी की, तो इसको समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो कि बेसिक बेसिक बातें भी आपको पता नहीं होंगी, तो वो मैं आपको इसमें बताऊंगा नहीं। तो ये बच्चे वही देखें जिन्होंने इंडियन पॉलिटी पढ़ा है, जिनको पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है, जिनको गवर्नर के बारे में पता है, जिनको सीएम पीएम के बारे में पता है, जिनको ये पता है एमपी एमएलए क्या है। ये अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे मेरी भी वीडियोस हैं, जाके देख लो। अदरवाइज कोर्सेज में जाके देख लो। ठीक है, नंबर्स में हमारे कांटेक्ट कर लो तो भी आपकी हेल्प कर दी जाएगी। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। सर कौन कौन देख सकता है? जेके एसएसबी और जेके पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ी सी बात समझ ले। द ईयर वाज 1947, जब इंडिया आजाद होता है और स्टेट्स को यह बोला जाता है कि आप चाहे आपका दिल करे तो इंडिया ज्वाइन कर लो और आपका दिल करे तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो। तो महाराज हरि सिंह जो है वो ना तो इंडिया ज्वाइन करने के फेवर में होते हैं और ना ही वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर हमें पता क्या है, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान जो है जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर लेता है। अब पाकिस्तान जब अटैक करता है तो जे एंड के जो है इंडिया से हेल्प मांगता है। ठीक है, और हेल्प देने के बदले में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, ये आपको पता है दोस्तों। ठीक है जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की डेट क्या थी? 26 अक्टूबर। ठीक है जी, 26 अक्टूबर 1947। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसको एक्सेशन डे भी बोलते हैं। समझ गए? यहां तक आपकी बात ठीक है। अब जब ये हो गया तो ये भी बात डिसाइड होगी कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगा, राजा की गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं रहेगी। है, तो महाराज हरि सिंह बेचारे जो है तो सब सौंप के चल बसते हैं, चलो चलते हैं जी बॉम्बे। वो बॉम्बे चले जाते हैं और पीछे जम्मू एंड कश्मीर का जो है पूरा का पूरा काम शुरू हो जाता है। अब जम्मू एंड कश्मीर अगर स्टेट बन गई है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया बन गई है, तो बाकी स्टेट्स की तरह इंडिया भी एक पार्ट बन गया। लेकिन इनको एक स्पेशल, आपको पता है, स्टेटस मिला था अंडर आर्टिकल 370। 370 आर्टिकल जो है दोस्तों, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। इसमें बोला जम्मू एंड कश्मीर का अपना झंडा होगा, जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जम्मू एंड कश्मीर के जो बाशिंदे होंगे उनके पास दो सिटीजनशिप होगी, एक जम्मू की भी होगी, जम्मू कश्मीर की होगी, और दूसरा इंडिया की भी होगी। ये सारी बात हुई। चलो ठीक है सर। अब इसके बाद दोस्तों बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर सिंस अलग से एक ऑटोनोमस रीजन है तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा जी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्त मेरे भाई, 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनती है एंड 1956 में जाके कहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट करता है जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर कितना वक्त लगता है? तकरीबन 5 साल। ठीक है, तकरीबन 5 साल। इंडिया में लगता है तकरीबन 3 साल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना वक्त लगता है? तकरीबन 5 साल। समझ गए? और दोस्तों 1956 में ये बनके तैयार होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको अडॉप्ट करती है और 1957 में दोस्तों इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ये पूरी डिटेल्स मैंने लिखी है, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन हम एक अपना ओवरव्यू जो है ये बना रहे हैं दोस्तों। समझ गए? चलो जी सर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 में हो गया। 51 में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना हमने स्टार्ट किया सर। 56 में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया, अडॉप्ट किया सर। 57 में इस अडॉप्ट किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इनेक्ट किया 26 जनवरी को। नाउ अभी आप स्लाइड्स में देखें सर बड़े ध्यान से, जो मैंने आपको बातें बोली हैं वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वही बातें यहाँ पे लिखी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो बॉडी है पहले हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। अनाउंस जी मेड बाय युवराज प्रिंस करण सिंह जो है
मई 1 1951 को बोला जी जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है जी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो उसके लिए बंदे चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे लिखेंगे। दोस्तों इलेक्शन कराया गया अक्टूबर 1951। इस इलेक्शन में, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 75 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होना था दोस्तों। कितनी? 75 सीट्स। ये जम्मू एंड कश्मीर की कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, याद रखना। ये जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन। ठीक है जी। वैसे तो टोटल सीट थी 100, लेकिन 100 में से 25 आप निकाल दो क्योंकि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए रखी हुई थी। आज भी आपको पता 24 सीट्स असेंबली में रिजर्व है। ठीक है, समझिए। तो पीछे बचती थी सर 75 सीट्स। 75 की 75 सीट्स जो है आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत लेता है। चलो जी बैठ के, ठीक है। और असेंबली पहली मीटिंग अपनी करती है दोस्तों अक्टूबर 31 1951। डन। अक्टूबर 31 1951। अगर आपको याद होगा इंडिया में, तो इंडिया में पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 51 में होती है अक्टूबर 31 1951। डन। यहां तक सर समझ आ गया जी। चलिए जी, अब पहली मीटिंग अक्टूबर 1951 में हुई, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 17th डे ऑफ नवंबर। दोस्तों याद रख लेंगे 17th डे ऑफ नवंबर 1956। सर 31 अक्टूबर 1991, हाँ ठीक है, पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग। और दोस्तों 17 नवंबर 1956 में दोस्तों कंप्लीट हो गया और एडॉप्ट कर लिया। तो अगर आप ये अक्टूबर से अक्टूबर चले ना दोस्त, मेरे दोस्त, अक्टूबर से अक्टूबर अगर आप चलेंगे तो अक्टूबर 51 से 52 एक साल, 52 से 53 2 साल, 53 से 54 3 साल, 54 से 55 4 साल, 55 से 56 5 साल। बात समझ रहे? चलिए जी, तो आपके तकरीबन तकरीबन आप देखेंगे 5 साल और 2 हफ्ते लगे, यानी कि तकरीबन आप ये 17 दिन है तो 2 वीक्स आप मान के, तो 5 साल तो आपको याद रखना ही है। ठीक है जी। तो कुछ फीचर्स हमने अडॉप्ट कर लिए 1956 में 17 नवंबर में, लेकिन फुल कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट हमने कब किया? 26 जनवरी 1957। दोस्तों इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कब किया? सर डेट तो सेम ही है सर इंप्लीमेंटेशन की ना, 26 जनवरी 1950। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया कब किया? 1957। तो आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करके बोल सकते हो कि सर उसके 7 साल बाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया। डन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है दोस्त। भाई जितनी भी डेट्स आपको ये लिखा रहा हूं ना, ये सारी डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 75 सीट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए? चलिए जी, इसके बाद में ये एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन 17 नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंटेशन डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कितना टाइम लगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वही बात है। अच्छा, इसके बाद बोरा जी कॉन्स्टिट्यूशन था 2019 तक तो था ही एटलीस्ट। तो 2019 5 अगस्त में जब बिल पेश किया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसी के साथ दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया जिसे हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बोलते हैं। क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है दोस्तों? खत्म हो जाता है। उसके कई सारे फीचर्स खत्म कर दिए जाते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, उसमें बातें लिखी जाती है किस किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन था, अब जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया दोस्त? खत्म हो गया। ठीक है, एडिशनल पॉइंट आपको मैं एक दो बताना चाहूंगा दोस्तों। आर्टिकल 370 जो है, जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को देता है। स्पेशल स्टेटस मतलब आप लोगों के पास अलग से एक फ्लैग है, आप लोगों का अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोगों के पास अलग से एक सिटीजनशिप है। दोस्तों ये कहां पे? याद रख लेंगे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट
21st में, कितना 21st पार्ट, 21 पार्ट, टोटल 25 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से 21वां जो पार्ट है इसमें दोस्तों ये है आपका, ठीक है जी। और इस 21वें पार्ट का टाइटल क्या है, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। कभी आपको ये भी पूछेगा, ये तो हमें सबको पता है 370 क्या है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में होता है, 21st पार्ट में है, ठीक है सर। कंपोजिशन, कंपोजिशन सर, ठीक है सर। क्या है इसमें, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ये आप समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें दोस्त, तो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे 13 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 13 पार्ट्स, 13 पार्ट्स, 158 सेक्शंस हैं या आर्टिकल्स बोल लो, 158, और दोस्तों 7 शेड्यूल्स भी, ठीक है। तो 13 पार्ट्स हैं, 158 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल है। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। अभी नहीं है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 2019 से पहले जब था तो ये इसकी कॉम्पोजिशन थी। फिर उसके बाद में कई सारी अमेंडमेंट्स भी थी, वो हमारे काम की नहीं है, बट ये आपके काम की चीज, समझ गए, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। यही बात आपकी यहाँ पे लिखी है, आप इसको एक बार देख लें। पार्ट्स कितने हैं सर, 13। नंबर ऑफ सेक्शंस या फिर आर्टिकल्स बोल दो 158, और नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं सर, 7, ठीक है। दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1957। अच्छा दोस्तों, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आपको ये मेरी क्लासेस अच्छी लगती है, हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आप लाइक करें, जरूर इसको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ठीक है। और दोस्तों गूगल, अगर आप जाएंगे गूगल पे जाके ना स्टडी नॉर्म्स रिव्यूज लिखना, आप वहां पे आएगा तो दोस्त एक रिव्यू आपने स्टडी नॉर्म्स के लिए डाल देना, उससे हमें खुशी होती है, ठीक है, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जो कि हम यही चाहते हैं एज इंस्टीट्यूट, ठीक है। जब हमारे बच्चे ग्रो करते हैं तभी हम ग्रो करते हैं दोस्त, ठीक। लेकिन यह है कि इसके बेनिफिट्स जो हैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचने चाहिए। डन, चलो थैंक यू वेरी मच, चलते हैं दोस्त आगे। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ी सी और आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जेके एसएसबी, जैसे ये फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का ऑनलाइन बैच है, 1500 रुपए का बैच है, डोंट वरी, इसमें डिस्काउंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। डिस्काउंट्स के लिए आपको हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लेना है या मैसेज कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इसके बाद में लैब अटेंडेंट का कोर्स दोस्तों हमारे चल रहा है, 1000 में ही है, ये आपको मिल जाएगा। चल, इसके बाद में आप देखें जूनियर असिस्टेंट 20 अक्टूबर 2025 से बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका, और आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, ये भी 1500 रुपए का बैच है आपका। नायब तहसीलदार का बैच आपका चल ही रहा है। ड्राइवर पोस्ट जो है दोस्तों 13 अक्टूबर से फॉर्म लगना स्टार्ट होंगे, 13 अक्टूबर 2025। तो ड्राइवर के लिए भी दोस्तों हमारा कोर्स है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इन सब कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं दोस्त। एक छोटी सी अनाउंसमेंट और फिर पढ़ते हैं आराम से। थैंक यू वेरी मच, आप रुके हुए अभी तक। देखो दोस्तों, हमारा ना एक एकेडमिक्स भी, ठीक है, अगर आपके भाई बहन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टडी नॉर्म्स एकेडमिक्स, देखो ये है यूट्यूब का नाम, SUST स्टडी NORMS, साथ साथ में लिखना, स्टडी नॉर्म्स एकेडमिक्स, स्टडी नॉर्म्स एकेडमिक्स। दोस्तों ये यूट्यूब है, इसके ऊपर हम फ्री लेक्चर ही बच्चों के लिए डालते हैं। अगर आपके भाई बहन, कोई दोस्त यार, कोई एकेडमिक्स में छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको प्लीज रेकमेंड करें। 6 to 12 जो है हम सारे के सारे स्ट्रीम्स उनको पढ़ाते हैं दोस्त, ठीक है। डेमोस वेमोस हैं, ये सारी बातें हैं, छोड़ दे, इसके ऊपर काम की है नहीं। नाउ जब हम बात कर रहे हैं पार्ट्स की, सर पार्ट्स बताओ सर, कौन कौन से पार्ट्स है, देखें। पार्ट नंबर 1 है प्रीलिमिनरी, आर्टिकल 1 से लेके 2, ये सेक्शन 1 से लेके, ठीक है, पार्ट 1 प्रीलिमिनरी, इसमें आपके टाइटल्स वाइटल्स ये वो सब चीजें होती। दूसरा दोस्त जो है आपका वो है पार्ट 2 में द स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, द स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, समझे मेरी बात। अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट क्या है और जम्मू एंड कश्मीर का इलाका कौन कौन सा है वो बताएगा। पार्ट 3 में है परमानेंट रेसिडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट रेसिडेंट्स, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदे कौन है, परमानेंट रेसिडेंट्स किसको बोलेंगे, उन्हीं को बेनिफिट्स मिलने रहे ना सारे। तो परमानेंट रेसिडेंट्स के बारे में
बताता है। पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 4 जो है सेम हो गया दोस्त। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद में आ जाएगा आपका पार्ट 4। पार्ट 4 में आपका आ जाएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव। क्या आ जाएगा? स्टेट एग्जीक्यूटिव। सॉरी, पार्ट 5 में आ जाएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव। पार्ट 6 में आपका आ जाएगा स्टेट का लेजिस्लेचर, यानी कि लॉ मेकिंग जो बॉडी है आपकी, इसके बारे में आ जाएगा 6 में, ठीक है। चलिए जी, पार्ट 7 में आपके पास आ जाएगा जी हाई कोर्ट्स 93 से 113 आर्टिकल्स। पार्ट 8 में जम्मू एंड कश्मीर के फाइनेंस, उसकी प्रॉपर्टी, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स। पार्ट 9 में है आपका पब्लिक सर्विसेज, यानी कि आपका आज जैसे अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, वो रिक्रूटमेंट बॉडी होगी, उसका एक चेयरमैन होगा, वो यही एग्जाम्स लेगा, सारी बातें इसमें लिखी होंगी। पार्ट 10 दोस्तों, ठीक है, इलेक्शंस। पार्ट 10 इलेक्शन। पार्ट 11 में कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस मैं आपको बताऊंगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पार्ट 12 जो है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से किए जाएंगे। और पार्ट 13 दोस्तों जो है ये है आपकी ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ट्रांजिशनल प्रोविजन का मतलब ये होता है कि जम्मू एंड कश्मीर जब प्रिंसली स्टेट से इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बन रहा था, तो जो ट्रांजिशन होगी, ऑलरेडी जो जो चीजें स्टैब्लिश थी वही काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई यहाँ पे अगर कोई बंदा फौज में है, लेट्स सपोज फौज में है, तो भाई फौज में ही इंडियन गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। अब ये समझिए मेरी बात, जो सरकार के अंडर पहले राजा के अंडर काम कर रहे थे, तो सरकार के अंडर चले जाएंगे। ये बातें आपकी बोलता है पार्ट 13। तो ये 13 पार्ट है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। अभी हम इसको पढ़ेंगे वन बाय वन, कुछ ज्यादा खास नहीं है। इंडियन पॉलिटी की अगर आपको समझ है ना, तो आपके लिए ये मजाक ही है, इसको बहुत जल्दी ग्रैप करने वाले हो दोस्त, ठीक है, इसीलिए बोल रहा था मैं, ठीक है। चले, नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन एज, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, सिमिलर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहला पॉइंट जो होता है, पहली चीज जो होती है वो प्रियम्बल होती है। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहला पन्ना जो है, पहला पेज जो है आपका, वो क्या है? प्रियम्बल है। और प्रियम्बल में भी सेम बात है, वहां पे लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा वी द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बाकी सारे सिंह हैव यू solemnly resolved टू परचेस नहीं, solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, एक्सीड करते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू द इंडिया, साथ में मिल जाते हैं, समझ रहे हो। चलो जी, ये 26 डे ऑफ अक्टूबर यानी कि जो एक्सेशन डे है, ये भी हमने देख लिया। चलो जी, इसमें बोल रहा है जी हमारा मतलब क्या है जी, वही प्रियम्बल में है, जस्टिस हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, इनर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 17th डे ऑफ नवंबर। दोस्तों समझ रहे हो, 17th डे ऑफ नवंबर 1956 क्या है ये? डेट ऑफ एडॉप्शन। Here we adopt, enact and give ourselves this constitution। दोस्तों समझ गए। और इसकी इंप्लीमेंटेशन कब होती है दोस्त? 26 जनवरी को। 26 जनवरी अगला साल 1957 को इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। ये प्रियम्बल यहाँ पे दिख गया, ठीक है। पार्ट 2, पहला पार्ट तो हमने पढ़ना नहीं, प्रीलिमिनरी। पार्ट 2 हमने पढ़ना है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स टेरिटरीज। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरीज। दोस्तों बड़े ध्यान से समझे, सेक्शन 3 आपको क्या बताता है? द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर shall be an integral part of India। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर एक इंटेग्रल पार्ट है, समझ रहे हो, अलग नहीं है, इसी के साथ में इसी का एक पार्ट है दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, अब बोला जो ये जम्मू एंड कश्मीर है, इसके टेरिटरी में कौन कौन से इलाके होंगे, ठीक, कौन कौन से इलाके होंगे देख ले। बोलता है जी ऑल द टेरिटरीज which on the 15th day of August, 15th day of August मतलब 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, which were under the sovereignty of the ruler of the state। महाराज हरि सिंह के अंडर जो जो इलाके थे, अब वो सारे के सारे इलाके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के इलाके हैं, और जो कि इंडिया का पार्ट है। ये बात बोल दी, ठीक है। चलो, और सेक्शन 5 आपकी बोलती है द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स to all the matters except those with respect to which parliament has to make laws for the state under the provision of the constitution of India। दोस्तों इसका मतलब क्या? पूरे जम्मू कश्मीर को सारे की सारी चीजों पे राइट है
किसी पे भी लॉ मेकिंग कर सकती है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के जिसमें पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो लॉ बनाएगा। यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जम्मू एंड कश्मीर एक्सटर्नल अफेयर्स पे कोई लॉ नहीं बना सकती। जम्मू एंड कश्मीर आप अपनी मर्जी से एक्सटर्नल किसी के साथ, जापान के साथ बात नहीं कर सकती, रशिया के साथ बात नहीं कर सकती, वो इंडियन गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, इसके बाद में जो आपका बैंकिंग सिस्टम है, जो आपका करेंसी है, जो कि नोट है, जम्मू एंड कश्मीर अलग नोट अपना नहीं चला सकता। डिफेंस, जम्मू एंड कश्मीर के डिफेंस का भी काम किसका है? इंडिया का है। तो इन सब चीजों पे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। बाकियों पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो बनाए। ये बात बोली सेक्शन 5 में। ठीक है जी, चलो भाई, अगला है दोस्तों पार्ट थर्ड आपका परमानेंट रेसिडेंस में। वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो आपको कुछ ऐसा कोई यहाँ पे इतना ज्यादा सवाल नहीं आएगा। परमानेंट रेसिडेंस कौन है, समझे? अब बड़े ध्यान से समझना है इसको। सेक्शन 6 बोलता है every person who is or deemed to be a citizen of India under the provision of the Constitution of India shall be a permanent resident of the state if on the 14th day of May 1954, अगर 14 मई 1954 से पहले पहले he was a state subject of class 1 and class 2। अब छोड़ दें ये क्लास 1 क्लास 2 क्या है, फिर बात कहीं और चली जाए। क्लास 1 क्लास 2 आप समझ ले, जम्मू एंड कश्मीर में जो ओरिजिनली लोग थे ना, जो ओरिजिनली रह रहे थे, उनको ही बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब 54 से पहले, 54 से पहले, 1954 से पहले अगर जम्मू एंड कश्मीर का कोई परमानेंट सिटीजन है, ये जम्मू एंड कश्मीर में ही वो बंदा है, ठीक है, और उसने लॉफुली कानूनी तरीके से कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, लैंड एक्वायर कर लिया है, और वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह स्टेट में रह रहा है कम से कम पिछले 10 साल, तो उसको भी जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन माना जाएगा। समझ गए? क्लास 1 क्लास 2 यही बोल रहे हैं। क्लास 1 क्लास 2 यही बोलता है जो ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में ही पैदा हुए। ठीक है जी, 1947 को हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन हुआ। 1947 से पहले पहले जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में पैदा हुए थे, वो सारे तो है ही है क्लास 1 और क्लास 2 इसी से रिलेटेड है। अब छोड़ दें उसको। और दूसरा बंदा यही है, बड़ा 54 से पहले अगर किसी ने यहाँ पे लॉफुली कानूनी तरीके से यहाँ पे कुछ जगह ले ली है, जमीन ले ली है, तो उसको भी परमानेंट सिटीजन माना जाएगा। ठीक है जी, चलो जी। अगला इसी का सेक्शन 2 आपको क्या बोलता है? एनी पर्सन हु बिफोर द 14th डे ऑफ 1954 से पहले, 14 तारीख से पहले पहले, ठीक है, जो एक स्टेट सब्जेक्ट था, यानी कि परमानेंट रेसिडेंट था अंडर रूल महाराज के पहले ही, ऑफ क्लास 1 और क्लास 2 who having migrated after the first day of 1947 to the territory now included in the Pakistan returned to the state under a permit for resettlement in the state। सोचो, अब इसको छोड़ दो, आप इतना दिमाग मत खराब करो। ठीक है, वो बोलता है वो जम्मू एंड कश्मीर का बंदा था, वो जम्मू एंड कश्मीर में के बंदा पाकिस्तान में चला गया था। जब आपका पार्टीशन हो तो मौका मिले जी पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जाना, हिंदुस्तान, तो वो किसी कारण पाकिस्तान चला गया था ना, वो पाकिस्तान से वापस आ चुका है। ठीक है, तो वो भी परमानेंट सिटीजन जो है वो माना जाएगा। ठीक है जी, याद रखना, लेकिन 1954 से पहले वो आया होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा ये परमानेंट रेसिडेंट का थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपने ज्यादा मत्था इसमें नहीं मारना है। सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सर इसको भी आपने नहीं पढ़ना। जो इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि वेलफेयर स्टेट बनाए, ऐसी स्टेट बनाए जहां पे आप देखेंगे इनकम इनइक्वालिटीज कम हो, मेल एंड फीमेल वर्कर्स को इक्वल पे सब मिले, इक्वल वर्क इक्वल पे की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, यहाँ पे भी की है। समझ गए? तो वो सारे के सारे बड़े सिमिलर टू द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है वेलफेयर, सोशल जस्टिस हो एंड इक्वालिटी हो स्टेट में। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का भी यही मसला था और यही वो चाहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जीक्यूटिव। थोड़ा सा बता देता हूं, कोई भी गवर्नमेंट के आपको पता है 3 पार्ट होते हैं। एक होता है जी लेजिस्लेचर, एक होता है जी एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी। बड़ा सिंपल सी बात। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना, लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इस बनाए हुए कानून को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम होता है इस कानून को रिव्यू करना।
क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बना है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा, बोलेगा भाई ठीक नहीं बना, इसको दोबारा रिव्यू करेगा। समझ गए? तो ये तीन होते हैं। नंबर वन हम एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ा है और इंडियन पॉलिटी में आपने देखा होगा एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है। चलो, जम्मू एंड कश्मीर के एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशन? अभी भी वही है। पहला बंदा जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है वो, उसको आप बोलते हैं गवर्नर। आज भी यही है। और गवर्नर का जो टाइटल है वो है सदरे रियासत। पहला पहला कौन है? गवर्नर। तो आपको गवर्नर के बारे में पढ़ना है, सदरे रियासत के बारे में पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, सर चीफ मिनिस्टर होता है आज, चीफ मिनिस्टर। ठीक है जी, चीफ मिनिस्टर आज होता है चीफ मिनिस्टर। लेकिन उस वक्त चीफ मिनिस्टर ना होके उसको हम बोलते थे प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलते थे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो पहला बंदा हो गया जी आपका सदर रियासत यानी कि गवर्नर। दूसरा बंदा होगा जी प्राइम मिनिस्टर यानी कि आपका सीएम। तीसरा है बच्चा जी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि इस सीएम को या फिर पीएम को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम करके हेल्प करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चौथा बंदा एक और होता है, इसको बोलते हैं बच्चा जी अटॉर्नी जनरल। अगर आज की कॉम्पोजिशन बताऊं एग्जीक्यूटिव की, तो आज भी यही कॉम्पोजिशन है। गवर्नर होता है, सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, साथ में एक अटॉर्नी जनरल होता है। ये लॉ ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देता है लीगल मैटर्स। ये कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं वन बाय वन। चलिए जी पढ़ते हैं। पार्ट फिफ्थ, एग्जीक्यूटिव द सदरे रियासत। 26 सेक्शन आपको क्या बोलता है? सब क्लॉज 1, फॉर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक सदरे रियासत होगा। द हेड ऑफ द स्टेट शैल बी डेजिग्नेटेड एज सदरे रियासत। आज भी गवर्नर को हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। उस वक्त पे क्या बोलते हैं? सदरे रियासत। क्या बोलते हैं? सदरे। पर जितने भी काम होंगे एग्जीक्यूटिव, जितने भी काम होंगे इसी के नाम पे होंगे। ठीक है, सारे इसी के नाम होंगे। द एग्जीक्यूटिव पावर of the state shall be vested in the सदर रियासत and shall be exercised by him, यही सारे काम करेगा, either directly or through officers subordinates to him in accordance with the constitution। और इसको हेल्प कौन करेगा? पीएम एंड पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज भी जब आप प्रेसिडेंट पढ़ते हो या गवर्नर पढ़ते हो, बोला देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट according to the advice given by PM and his council of ministers. The governor shall act according to the advice given by CM or council of ministers. यहां पे भी सही है। The Sadr Riyasat shall act according to the advice given by the council of ministers. समझ गए? council of, ठीक है। The Sadr Riyasat shall be the person, ये वो बंदा होगा who for the time being is recognized by the president as such, provided that no person shall be recognized unless। मतलब ये सदर रियासत जो है दोस्तों, इसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। पहले ये समझो, आज गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो सदर रियासत को अपॉइंट कौन करेगा? ये भी तो गवर्नर ही है ना। सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। लेकिन वो कौन होगा? क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये, पर पहली बात ही मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। दोस्तों ये एक एक्सेप्शन बात है, ये एक एक्सेप्शन बात है, समझे इसको बड़े ध्यान से। आज की अगर बात करें आप, आज 2025 की अगर आप बात करें, तो अगर किसी को एज गवर्नर बनाया जाता है किसी स्टेट का, मान लो कोई गवर्नर अगर जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बनता है, तो ये बंदा जम्मू एंड कश्मीर का नहीं होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर का बाशिंदा नहीं होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। ये बंदा पंजाबी हो, ये बंदा उत्तर प्रदेश का हो, ये बंदा बिहार का हो, ये बंदा गुजराती हो, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का नहीं होना चाहिए, डोगरा ना हो, कश्मीरी ना हो। आज के टाइम पे होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन्होंने क्या बोला था उस वक्त? बोला जी जो भी बंदा सदर रियासत होगा मस्ट बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द
स्टेट, उस वक्त यही होता था, स्टेट सब्जेक्ट का फरला लेके घूमते थे, पर्चा पीले रंग का होता था कि नहीं होता था, आपने देखा ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला 25 ईयर एज जो है उस वक्त पे बोला, बाद में तो ये 30 हो जाती है, उस वक्त पे बोला जी 25 साल की उम्र होनी चाहिए एटलीस्ट, जो भी बंदे को सदर रियासत जो है बनाया जा रहा है, ठीक है जी। बाद में पोजीशन ऑफ गवर्नर हो जाती है, यही पोजीशन ऑफ गवर्नर हो जाती है। तो आज गवर्नर अगर किसी को अपॉइंट करना तो उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, आज की बात कर रहा हूं, उस वक्त 25 साल। हैज बीन इलेक्टेड एज सदर रियासत। अब दोस्तों सदर रियासत कौन बंदा होगा सर? ठीक है, मान लिया परमानेंट रेसिडेंट है स्टेट का, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट सर, वो बंदा 25 साल एज का भी है, ठीक है सर। उसके बाद सर कौन होगा दोस्तों? इसके इलेक्शन होंगे। आज जब गवर्नर अपॉइंट होता है, इसके इलेक्शन नहीं होते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से किसको गवर्नर लगा देता है, लेकिन उस वक्त तो बड़ा इलेक्शन होंगे, जो भी बंदा सदर रियासत होगा उसको जो चुनने के लिए क्या होगा, देखो बोरा बाय majority of the total membership of the legislative assembly in the manner set out in the first schedule। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो मैनर बताया है, उसमें जो तरीका बताया है किस तरीके से उसको चुना जाएगा, और बोल रहा है क्या, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। समझ रहे हो मेरी बात? चलो जी, तो मैं ये नहीं बताऊंगा आपको मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स क्या है, लेकिन आप समझ लें मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स, यानी कि इलेक्शन के थ्रू सदर रियासत बनेगा, और जो भी बंदा जीतेगा उसको अपॉइंट कर देगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। डन। 28 सेक्शन सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? सदर रियासत शall होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। समझिए, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा ये बंदा बनेगा। एक्चुअल में तो इसको 5-5 साल के बाद में हम करेंगे ही करेंगे, इसको लगाएंगे, मतलब चेंज करेंगे, लेकिन फिर भी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट इसको कभी भी कर सकता है। पर सदर रियासत जो है अगर इसको रिजाइन करना है तो ये एक लेटर लिख के किसको सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट ये पॉइंट करता है, लेटर भी कौन बंदा एक्सेप्ट करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। मेरी बात, आज गवर्नर को अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट का है और उसको चेंज करने का काम भी प्रेसिडेंट का है, रेजिग्नेशन उसका लेना तो वो भी काम प्रेसिडेंट का, तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का है। लेकिन गवर्नर आज जो अपॉइंट होता है वो स्टेट का नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सदर रियासत जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से ही होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझ गए? चलो ठीक है। वैसे तो बोल रहा है जी सदर रियासत जो है शैल होल्ड टर्म, 5 साल की टर्म जो है ये सर्व करता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले तो 5 साल के लिए, फिर भी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब 5 साल तो है, लेकिन फिर भी इसको प्रेसिडेंट जो है कभी भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, ठीक है जी। देखो आपके काम की जो चीज है, और जो सदर रियासत होगा, जो भी बंदा इनके गवर्नर बनेगा, सदर रियासत बनेगा, shall not be a member of either house of the legislature। और जो लेजिस्लेचर है, यानी कि 2 हाउस है लेजिस्लेचर पे, अभी हम देखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है, दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। जैसे गवर्नर भी किसी का भी मेंबर नहीं होता, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इफ ए मेंबर ऑफ द ईदर हाउस इज इलेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज द सदर रियासत, ही शैल डीम टू हैव वेकेट हिज। और अगर इनमें से ही चुने हुए बंदों में से ही एक बंदा सदर रियासत चुन लिया जाए, फिर ये माना जाएगा कि इसकी जो पहली सीट है ना एमएलए की या फिर एमएलसी की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, दोनों में से, तो वो मान ली जाएगी खाली है। क्या मान ली जाएगी? खाली है। ठीक है जी, देख लें आगे। ठीक, और ये जो बंदा है सदर रियासत, जो गवर्नर है, शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि गवर्नमेंट जॉब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं करता होना चाहिए, जो कि क्वालिफिकेशन आपकी होती है। ठीक है, बाकी बोला इसको सारे के सारे बेनिफिट्स, अलाउंस, एमोल्यूमेंट्स जो है, देन उसके बाद प्रिविलेजेस, सैलरी, सारी चीजें मिलेंगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, जो कि सेकंड शेड्यूल में दी गई है। डन डन। ओथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओथ। सर अगर कोई बंदा सदर रियासत बनता है तो उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो सदर रियासत बनने पे अब इसको शपथ भी खानी है, अब इसको ईश्वर को साक्षी मान के है या फिर खुदा को हाजिर नाजिर मान के इसको ओथ जो है वो एक्सेप्ट करनी है, और ओथ को एडमिनिस्टर करने के लिए एक बंदा साथ में होता है। ठीक है,
जैसे आज जो है प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर करता है, समझ रहे, मेजोरिटी ऑफ द आपके जो मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट करता है, चीफ जस्टिस के प्रेसिडेंट करता है। तो सदर रियासत की अगर आप बात कर ली, यानी कि जो गवर्नर था उस वक्त पे, ठीक है, एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज सदर रियासत, अगर कोई सदर रियासत है या फिर उसकी जगह पे वो एक्ट कर रहा है, मतलब अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ, एक्ट कर रहा है क्योंकि ये बीमार हो गया होगा तो एक्ट कर रहा है, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी ओथ एडमिनिस्टर कौन करेगा सर? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इसकी ओथ एडमिनिस्टर करेगा। दोस्तों याद रखना, तो अगर सर चीफ जस्टिस नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट जज करेगा। मान लो मैं चीफ जस्टिस हूं, मैं बीमार हूं, मर गया, मेरी जगह पे जो और बंदा सीनियर होगा ना वो इसकी ओथ एडमिनिस्टर करेगा। सदर रियासत की बात है मेरे दोस्त, सदर रियासत को रिमूव करना है, इस गवर्नर को रिमूव करना है दोस्तों, ठीक है जी। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे? मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। इफ एन एड्रेस बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ हिज टोटल मेंबर, दोस्तों 2/3, 66.66% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ अगर साइन करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे और बोले जनाब हम नहीं चाहते ये सदर रियासत हो, इसको निकालो और दूसरा बनाएंगे, तो ही जाके इसको रिमूव किया जाए। लेकिन आज जो गवर्नर होता है दोस्तों, जो गवर्नर होता है, समझ रहे मेरी बात, गवर्नर को कोई भी आपको इस प्रोसीजर से गुजरना नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से उसको प्रेसिडेंट के 1 मिनट लगेगा, वो एक कहने पे उसको रिमूव कर देगा दोस्तों, ठीक है जी, डन। तो सदर रियासत हो गया। सदर रियासत के बाद में हमारे पास कौन आएगा? पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये साथ में ही काम करते हैं। पीएम इसका हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब ये है काउंसिल है जो मिनिस्टर्स हैं, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, समझ रहे हैं? तो वो मिनिस्टर्स, मिनिस्टर का हेड कौन है? सीएम होता है, लेकिन उस वक्त क्या होता था? पीएम होता था। तो पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 35 या सेक्शन 35 ये बोलता है, अगर आप इन आर्टिकल्स को नहीं भी याद करें चलेगा, ठीक है जी, डोंट वरी, इन आर्टिकल्स को नहीं भी याद करोगे चलेगा। अच्छा जी, बोला जी देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होगा, पीएम इसका हेड होगा। ये काम क्या करेगा? ये एड करेगा, ये एडवाइस करेगा टू सदर रियासत, और सदर रियासत उस पर एक्ट करेगा, और सदर रियासत वही एक्ट करेगा जो पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। आज प्रेसिडेंट वही एक्ट करता है जो पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलती है, वैसा, ठीक है जी। चलो, ऑल फंक्शंस ऑफ द सदर रियासत एक्सेप्ट दोज अंडर सेक्शन 36, 38, 92 shall be exercised by him only on the advice of the council of minister। कुछ चीजों को छोड़ के सारे के सारे जो काम है सदर रियासत वही करेगा जो कि पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी, ठीक है सर। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा सर? सदर रियासत को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और चीफ जस्टिस ओथ एडमिनिस्टर करेगा। सर PM of Jammu and Kashmir shall be appointed by Sadr Riyasat, ठीक है, and other ministers also shall be appointed by Sadr Riyasat, but on the advice of PM। दोस्तों आज क्या होता है? आज क्या होता है? गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम को या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पीएम को सेंटर में, और पीएम या सीएम के कहने पे ही बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। सर ये बंदा चाहिए मेरे को हेल्थ मिनिस्टर, ये बंदा चाहिए मेरे को एजुकेशन मिनिस्टर, ये बंदा चाहिए मेरे को फलान ढिमकान मिनिस्टर, तो वही बंदे क्या बन जाते हैं? मिनिस्टर बन जाते हैं। वही लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सदर रियासत and the other ministers shall also be appointed by Sadr Riyasat but on the advice of Prime Minister। Done?
नेक्स्ट, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी shall be collectively responsible to the legislative assembly. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में जीते हुए एमएलए भी आए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो ऑपोजिशन के एमएलए हैं वो भी बैठे हैं, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर एक मिनिस्टर लगातार 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स प्रेजेंट नहीं रहता असेंबली में, तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि वो मिनिस्टर जो है मिनिस्टर नहीं रहता, मिनिस्टर नहीं रहता, उसको निकाल दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। समझ गए? कोई जरूरत। नेक्स्ट, पहला पार्ट एग्जीक्यूटिव का सदर रियासत पढ़ लिया सर, पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया सर। तीसरा है हमारे पास इसके बाद अटॉर्नी जनरल। सर अटॉर्नी जनरल कौन है? क्या ये कोई इलेक्शन लड़ता है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ता सर। ये कोई एमएलए है? नहीं। एमएलसी है? नहीं। ये हाई कोर्ट का जज है। एक हाई कोर्ट का जज को उठाया जाएगा और बोला जी आज से आप क्या होंगे? आप होंगे अटॉर्नी जनरल। सर मेरा काम क्या है? आपका काम लीगल एडवाइस देना एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। बता रहा हूँ, सच में मत समझ लेना कि हाँ भी जाएंगे और उठा के लाएंगे, समझ रहे हो? चलो जी। पर सदर रियासत शाल अपॉइंट ए पर्सन, एक बंदे को अपॉइंट करेगा, क्या? अटॉर्नी जनरल, हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज। और अगर उस बंदे की इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो एक जज अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट का, ऑफ द हाई कोर्ट, टू बी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, उस बंदे को स्टेट, यानी कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो एक जज बनने की क्वालिफिकेशन होती है कोर्ट में, वही अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन होती है। That's it. इसका काम क्या है? It shall be the duty of the advocate general to give advice देगा ये to the government upon such legal matters, ऐसे legal matters, ठीक है जी, कानूनी मुद्दों पे, and to perform such other duties, ठीक है, of legal character, जो उसको बोला जाएगा by the प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा उस पे इनको एडवाइस देनी पड़ती है। ठीक है जी। और बाकी सेम ही है, जो सेंटर में एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल होता है, तो यहाँ पे कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। याद रखना, स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, यूटी में एडवोकेट जनरल होता है जिसके पास लेजिस्लेचर होगा, और सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, चलो टेन्योर, अटॉर्नी जनरल का टेन्योर, सर कितने टाइम के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है? ठीक है जी। वैसे तो ये प्लेजर ऑफ द सदर रियासत पे डिपेंड करता है, यानी कि इसको आज अपॉइंट किया, इसको 2 साल के बाद चेंज कर दिया, कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है इसमें, कोई नहीं आपको बिल पेश करना होता, आज भी ऐसे ही होता है। एडवोकेट जनरल जो है उसको चेंज किया जा सकता है, गवर्नर कभी भी उसको चेंज कर सकता है, आज की अगर हम बात करें। ठीक है, एंड रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द सदर रियासत में अटॉर्नी जनरल। ठीक है, बट यूजुअल आपके मान के चल रहे तो फिर भी ये 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता। अब आता है हमारे पास अगला पार्ट, पार्ट 6। एग्जीक्यूटिव हमने देख लिया, अब लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो कानून बनाने की बॉडी है जम्मू एंड कश्मीर, अभी तो नहीं है, अब दूसरे टर्म्स में है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको मैं समझा। सर टाइप कैसे? नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है वो बाइकेमरल लेजिस्लेचर था 2019 तक, और बाइकेमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है सर 2 हाउस का होना। जम्मू एंड कश्मीर में भी 2 हाउस होते थे पहले। नंबर 1 हाउस होता था आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, और नंबर 2 हाउस होगा आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। पर ध्यान से समझे सर, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में विधानसभा बोला जाता है,
और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद, इंग्लिश में अगर आप देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे ना, 87 मेंबर्स होते थे, इनको हम बोलते थे एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को हम बोलते हैं एमएलसी, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दोनों हाउस होते थे, लेकिन आज 2019 के बाद 2025 में ये वाला हाउस नहीं होता, क्योंकि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने इस हाउस को खत्म कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर बाइकैमरल से आज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बन गया। यूनिकैमरल का मतलब जहां पे एक हाउस होता है। चलो देख लेते हैं कॉम्पोजिशन। 46 सेक्शन क्या बोल रहा है, देखिए, देयर शैल बी ए लेजिस्लेचर, एक लेजिस्लेचर होगा, लॉ मेकिंग बॉडी होगी स्टेट के लिए, विच शैल कंसिस्ट, इसमें कौन कौन होगा, नंबर 1 सर होगा इसमें सदर रियासत, यानी कि आप बोलेंगे गवर्नर, ठीक है, और इसके साथ में होंगे 2 हाउस, जिस हाउस को हम क्या बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक, समझ गए। और जी लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, 100 मेंबर्स थे, 100 members chosen by direct election. The legislative council shall consist of 36 members. आपको ये नहीं याद, आपको ये बिल्कुल नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना सर 2019 में 2018 में जब बीजेपी और प्लस पीडीपी की गवर्नमेंट थी, जो कोलैप्स हो गया, जब कोलैप्स हो गया ये, जब यहाँ पे गवर्नर रूल लग गया, मतलब प्रेसिडेंट रूल लग गया, तब लेजिस्लेटिव असेंबली में 87 सीट्स थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 36 सीट्स थी। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, आज लेजिस्लेटिव काउंसिल तो खत्म हो गया और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट, फिर बाद में आपका डिलिमिटेशन भी हुआ, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 114, और 114 में से 24 सीट्स आज पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के पास है और 90 सीट्स पे इलेक्शंस होते। डन, वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने पढ़ा है, जाके पढ़ लो अगर वो नहीं पढ़ा, ठीक है। डन, चलो थोड़ा सा इनके बारे में और समझ लेते हैं। ये जो मेंबर्स हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। सेक्शन 64 बोलता है ओथ्स ऑफ द मेंबर्स। वेरी सिंपल, हर एक बंदा जो एमएलए या एमएलसी है उसको पार्लियामेंट में, या फिर पार्लियामेंट तो नहीं, अगर सेंटर में पार्लियामेंट होता है, यहाँ पे आप बोलते आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठने के लिए पहले शपथ लेनी, शपथ ग्रहण करनी, ओथ एडमिनिस्टर करनी। कौन करेगा, कौन करेगा, सदर रियासत करेगा, यानी कि गवर्नर करेगा। गवर्नर ही करता है, आज भी गवर्नर ही करता है, तो सदर रियासत करेगा। पर सदर रियासत ना हो तो सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन that behalf on the behalf of सदर रियासत, वो बंदा उसकी एडमिनिस्टर करेगा। बट आपको सदर रियासत कौन एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, आज भी गवर्नर करता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है जी, इसको इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ा यार, आप देख लेना, इसको खुद ही देख लेना, ठीक है जी। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, अगर करता होगा तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है जी। माइंड उसका अनसाउंड ना हो जाए, इनसॉल्वेंट ना हो, बैंकक्रप्ट ना हो, ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, परमानेंट रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए, नहीं होएगा तो फिर उसको भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन थी। आगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पार्ट 7, हाई कोर्ट। और एक हाई कोर्ट होगा, इस हाई कोर्ट में ना एक होगा चीफ जस्टिस, 2 होंगे अदर जजेस, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया सबकी बात बोल रहा हूं, ठीक है जी। लाला कन्वर सेन पहला चीफ जस्टिस, ठीक है। आज अगर आप देखेंगे तो आज दिन की स्ट्रेंथ 25 है, जजेस की संख्या कितनी है, 25 है।
वो अब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा आपको, फिर हम भटक जाएंगे कहीं और। तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैंने लेक्चर दिया होगा, आप देख लेना, यूट्यूब में भी पेड में भी है, तो आप देख लेना। ठीक है जी, चलो जी, बस। पर ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को हाई कोर्ट जो है सर्व करेगा, करेगा भाई। जजेस की अपॉइंटमेंट अब समझ लेना दोस्तों, आज भी ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर नहीं करता। इंडियन पॉलिटी में इसीलिए बोला मैंने, पढ़ लो। उस वक्त पे भी बोल रहा है एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। समझ रहे हो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा लेकिन कंसल्ट करेगा। कंसल्ट किसके साथ करेगा? इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सदर रियासत। जो जम्मू एंड कश्मीर का हेड है सदर रियासत, इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का, इनके साथ कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है जी, अच्छा। एंड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस, अगर बाकी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। अभी रिसेंट अगर आप अभी एज ऑफ नाउ देखेंगे तो 62 ईयर्स होती है। चलो जी, छोड़ दो इसको, इस आपके काम की चीज, लेकिन आपको बस ये समझ गया अपॉइंटमेंट कैसी होगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेगा। क्वालिफिकेशन, अगर कोई जज है, आपको देखो, छोड़ो इसको, क्वालिफिकेशन भी रहने दो यार, आपको पता ही है। सेम क्वालिफिकेशन जो आज है उस वक्त पे भी सेम क्वालिफिकेशन, जो आज है उस वक्त पे भी सेम क्वालिफिकेशन। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वाला टॉपिक पढ़ना, ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है, इसको भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। पार्ट 8 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। पार्ट 9 में पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस मतलब आपकी नौकरियां, इसी के अंडर पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया और बोला ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ठीक है, इसमें एक चेयरमैन होगा और बाकी मेंबर्स भी होंगे। इनको कौन अपॉइंट करेगा? सर सदर रियासत। कौन करेगा? सदर रियासत ही इनको भी अपॉइंट करेगा। और सर इनका काम क्या होगा भाई? गवर्नमेंट जॉब्स, रिक्रूटमेंट्स करानी। और इनका टेन्योर कितना होगा दोस्तों? 5 ईयर्स। टेन्योर कितना होगा? 5 ईयर्स। समझ गए? डन। नेक्स्ट है जी पार्ट 10 में इलेक्शन। सर इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमिश्नर की देखरेख में होगा। एक इलेक्शन कमिश्नर होगा बोला जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में एक इलेक्शन कमिश्नर होगा और इस एक इलेक्शन कमिश्नर को हेल्प करने के लिए बाकी ऑफिसर्स भी होंगे। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कराएगा। ये किसके इलेक्शन करा सकता है दोस्तों? लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं कराएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ये कराएगा आपका म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन, ये कराएगा जी आपके पंचायत के इलेक्शन। 2 इलेक्शन कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो लिखा है फॉर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल एंड द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है कौन कौन बंदा वोटर है, उनका पूरा नामकरण, उनकी पूरी लिस्ट तैयार करनी। एंड फॉर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन हेल्ड अंडर पार्ट 6, और जो बताया हुआ है आपका पार्ट 6 में, ठीक है, मतलब जिन जिन के इलेक्शन होने हैं, shall vested in the election commissioner to be appointed by the सदर रियासत। अब इस इलेक्शन कमिश्नर को भी कौन अपॉइंट करेगा? सदर रियासत ही अपॉइंट करेगा। ऑफ कोर्स आज भी गवर्नर ही करता है दोस्त, ठीक है जी। चलो जी, अब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन तो होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे, बट ये इलेक्शन जो है इसमें सिर्फ परमानेंट जो सिटीजन्स है ना, परमानेंट रेसिडेंट्स जो है, पीआरसी बोलते थे, वही बंदे वोट कर पाएंगे, वही बंदे वोट कर पाएंगे, ठीक है जी। उस वक्त पे एज होती थी 21, इंडिया में भी एज 21। इंडिया में देन एज घटा के 21 से 18 कर दी गई। कब कर दी गई? आपका 1988 में 61st अमेंडमेंट। इंडियन पॉलिटी में पढ़ाता हूं आपको मैं। तो यहां पे भी फिर एज आपकी कम होगी। आज कितनी है? आज है 18। आज परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, आज डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट 11th में चलेंगे तो कुछ मिसलिनियस बातें आपको दी गई।
मिसलेनियस बात में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे अभी क्या है। पहला तो बोल रहा है जो सदर रियासत है, यानी कि आज जो गवर्नर होता है उस वक्त सदर रियासत था, shall not be answerable to any court for the exercise performance of the power and the duty of the office for any act done by him in the exercise and the performance of those power and duties। पर वो जो काम करता है उसकी पावर एंड ड्यूटीज जो है जिसको वो यूज करता है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज उसको नहीं किया जा सकता, पहली बात ये, ठीक है जी। और इसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते, यानी कि मुकदमा नहीं लगा सकते, केस नहीं लगा सकते। आप आज भी होता है तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में लगा सकते, गवर्नर के अगेंस्ट में लगा सकते, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा ओहदा है, रिस्पेक्ट वाला ओहदा है। हाँ, जब ये गवर्नर की पोजीशन से हटेगा फिर इसके ऊपर वो केस लगेगा, ठीक है, तब भी ऐसा होता था। 44 144 दोस्तों सेक्शन है, मिसलेनियस में ही आता है, फ्लैग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों बोल रहा है लाल रंग का झंडा होगा, 3 पट्टियां होंगी और एक हल होगा। जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग झंडा होगा, पार्ट 11th में बताया, मिसलेनियस में बताया, ठीक है। 3 white vertical strips with next to the staff and a white plow in the middle with the handle facing the strips. The ratio of the length of the flag and width of the flag shall be 3:2। मीन्स 3 अगर फुट ऐसा है तो 2 फुट आपका चौड़ा, 3 लेंथ होगी, 2 आपकी विथ होगी। लाल रंग का फ्लैग होगा, लिखा ही होगा यहाँ पे कहीं पे रेड इन कलर, देख लेते हैं। तो फ्लैग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, दोस्तों ये 3 स्ट्रिप्स आपको दिख रही है 1 2 3, ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 डिवीजन सीधी वो। देन इसके बाद में ये आ गया जी आपका प्लो, यो हल है। डन, ये है जम्मू का बैकग्राउंड क्या है आपका, लाल है दोस्तों, ठीक है। 3:2 की इसकी रेशियो है, ये आ गया जी आपका 3 जगह आपका 2, ये याद रखना है आपने, ठीक है। 145 सेक्शन में बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज। उस वक्त पे जम्मू एंड कश्मीर में ये बोला गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज शैल बी उर्दू। जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज 1957 में जब ये इंप्लीमेंट हुआ क्या थी, उर्दू थी, और कई टाइम तक उर्दू रही, इवन की 2020 तक उर्दू रही, ठीक है। और उर्दू के साथ साथ में आप देखेंगे इंग्लिश जो थी एक एडिशनल लैंग्वेज थी। मेन सारे काम किस में होंगे, उर्दू में होंगे। डन, और ये देखें आप 2020 में गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, और इसने बोला जी 5 ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, तो आज भी 5 ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है जी। अलॉन्ग विद उर्दू, उर्दू तो है ये, तो डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, इंग्लिश, इनको भी इन्होंने मान्यता दी और ये भी ऑफिशियल होगी। लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इंग्लिश एडिशनल लैंग्वेज थी, ठीक है। फ्लैग हो गया, चलिए। और पार्ट 13 जो है आपका वो है ट्रांजिशनल प्रोविजन। ट्रांजिशनल प्रोविजंस का मतलब ये है, मान लो जी आप इस वक्त 1947 में, 1957 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया, सर समझे। मान लो इस वक्त पे एक बंदा यहाँ पे एज सोल्जर काम कर रहा था, ठीक है, इसको निकालना नहीं है, तो बोला यही बंदा ट्रांजिशन होके एज सोल्जर काम करेगा, वो हम सिपाही बना देंगे, पुलिस में। एक बंदा गवर्नमेंट के अंडर अकाउंटेंट का काम कर रहा था, तो सेम बंदा जो है अभी अकाउंटेंट का काम करेगा, समझे। तो ट्रांजिशन कैसे होगी, इस ट्रांजिशन में क्या चीज लागू होगी क्या नहीं होगी, वो बात बताइए आपकी पार्ट 30। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। शेड्यूल्स, 7 जो शेड्यूल्स है वो अलग हमारे रह गए हैं, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार स्टडी नॉर्म्स को देख रहे हैं, चैनल को फॉलो जरूर करें, ठीक है। और दोस्तों आप मुझे जरूर study.norms इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मैं आपको शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे मैं आपको क्वेश्चंस, इंस्टाग्राम पे आपको मैं रिवीजन कुछ चीजें जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो आपको बताता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे आपने जरूर फॉलो करना है study.norms को। और दोस्तों रेमो सर स्टडी नॉर्म्स को भी आप फॉलो जरूर करें, यानी कि मेरे को फॉलो करें, रेमो सर स्टडी नॉर्म्स, ठीक है।
आप मुझे भी फॉलो करें ताकि आपको अपडेट्स कई सारे इंस्टाग्राम पे ही ज्यादा अपडेट्स होती हैं, यूट्यूब पे काम की बात, यूट्यूब पे होती काम की बात, अपडेट्स वगैरह जितनी भी हैं वो आपकी इंस्टाग्राम पे होती हैं दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, और लास्ट में जाते जाते फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, ठीक है, देख लें, चाहे वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है, चाहे वो आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड है, लैब अटेंडेंट है, ठीक है, इसके बाद में आपका नायब तहसीलदार है, जूनियर असिस्टेंट है, जेकेएसएसबी का जो ड्राइवर का पोस्ट है ये है, क्लास 4 एमटीएस जो आने वाला वो है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एनरोल आपको स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन से करना है और हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल आप करके डिस्काउंट कूपन अगर होंगे उस वक्त के लिए अवेलेबल, आपको हम वो दे देंगे, तो आप आपकी प्रेपरेशन जो है जारी। एक बात और, आप मुझे कमेंट में बताएं क्या आप इसके एमसीक्यूज करना चाहोगे, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज अगर मैं आपको कराऊं तो आप क्या उसको अटेम्प्ट करना चाहोगे, मुझे कमेंट्स में आपने बताना है, और कमेंट्स में आपको ये भी बताना है कैसे आपको लेक्चर लगता है, मजा आता है, व्हाटएवर, मेरे को भी देख देख के बड़ा मजा आता है आपके कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।